सर, एक सलाह अर्थव्यवस्था को बचाने के लिए भी आया है अरविंद केजरीवाल की ओर से। हाँ, बहुत प्यारी सलाह है। बहुत देर कर दी उन्होंने, 8 साल लग गया सरकार चलाते हुए। उनको बहुत बाद में समझ में आया। नाहक भ्रष्टाचार पे आंदोलन कर रहे थे, नाहक पढ़े लिखे हो करके राजनीति में आने और पॉलिटिक्स विद डिफरेंस की बात कर रहे थे। नाहक वो शिक्षा और स्कूल की बात कर रहे थे। अच्छा, आप अगर स्कूल की बात करेंगे तो वैज्ञानिक चेतना की बात करेंगे या ये अपने सिलेबस में लिखवाने के लिए आप तैयार हैं कि अर्थव्यवस्था इसलिए डूब रही क्योंकि उस पर लक्ष्मी गणेश की फोटो नहीं है रुपये पर। कल को आप कहेंगे कि पढ़ाई में बच्चों का मन नहीं लग रहा है क्योंकि जो स्कूल की किताबें हैं उस पर सरस्वती की फोटो नहीं है। हर किताब पर सरस्वती की फोटो होगी। परसों यही लोग कहने लगेंगे कि हर मैथ, फिजिक्स, केमिस्ट्री इन सब की किताबों में पहले 5 चैप्टर देवी देवताओं पर होने चाहिए। परसों करके कहने लगेंगे कि ये जो सरकार चल रही है इसका आधा बजट तो मंदिरों को बनाने के लिए देना चाहिए। बीजेपी ने एक ट्रेंड सेट कर दिया, उसमें बहुत सारे लोग आ रहे हैं ट्रैप में। मैं बार बार कह रहा हूँ कि अगर उनसे बेहतर हिंदू बन करके तुम्हें वोट मिल जाए तब तो आप लगेगा कि बीजेपी को हराने में कामयाब हो। लेकिन ये सारे दलों के राजनेता ऐसा लग रहा है कि धर्म की पिच पर जा करके तो ऐसा लग रहा है कि सरेंडर बोल गए। लेकिन दूसरा खतरा और दूसरी चिंता मेरी बतौर समाज के एक नागरिक की है, मेरे समाज को क्या हुआ है। क्या मेरा समाज ये नहीं समझ रहा है कि ये सब मिलकर के आपके साथ कितना बड़ा खिलवाड़ कर रहे हैं। अब अगर स्कूल पर बात करने वाला आगे लक्ष्मी गणेश करने लगा तो अगली बार गारंटी है कोई स्कूल पर राजनीति इस देश में नहीं होगी। लेकिन सर, सबसे बड़ी बात यह है कि ये सारी बयानबाजी करते हुए उनके पीछे बाबा साहेब और भगत सिंह की तस्वीरें लगी हुई थी। बिल्कुल ठीक बात है। ये तो इस देश के प्रधानमंत्री जो कपड़ों से पहचाना जाए और जाने क्या क्या बयान देते रहे हैं, वो भी ये कबूल करते हैं कि बाबा साहब ना होते तो मैं प्रधानमंत्री ना बनता। वो जाके एकदम झुक जाते हैं भाई, रोने उन्हें लगेंगे कल को। ये सब बाबा साहब फूले की मूर्ति बहुत बड़ी बड़ी बनवाएंगे और देखिएगा ये होगा, खूब बड़ी बड़ी मूर्तियाँ होंगी, लेकिन उनके विचारों को ख़त्म करने के लिए सारे काम किए जाएंगे। बाबा साहब ने कहा हिंदू राष्ट्र अगर हकीकत बनता है तो देश के लिए अभिशाप होगा, और ये हिंदू राष्ट्र नहीं अखंड भारत बनाना चाह रहे हैं। ये बाबा साहब का सम्मान है, अपमान। वैसे ही जब एक बड़ा व्यक्ति वो सब कर रहा है तो ये जो दूसरे आए थे पॉलिटिक्स बदलने के लिए, इनको भी लग रहा है कि भाई पंजाब में चुनाव था तो भगत सिंह याद आ गए और उसके बाद डॉक्टर अम्बेडकर याद आ गए। दोनों घोर नास्तिक। भगत सिंह का सबसे प्रसिद्ध लेख है मैं नास्तिक क्यों हूँ। तो भगत सिंह कौन से वाले आपके हित में? 22 प्रतिज्ञा करवाई उनके मंत्री ने, उसका इस्तीफा ले लिया। जो 4 महीने जेल में, वो इस्तीफा नहीं देगा। जय श्री राम और कृष्ण का अवतार घोषित कर दिया भाई कुल को। अब देखिएगा कुछ दिन बाद मैं सोच रहा हूँ कि अगर इस देश की जनता नहीं जागी, इस देश की जनता को दरअसल सांप्रदायिकता में मज़ा आ रहा है। हिंदू मुस्लिम मंदिर मस्जिद इसमें मज़ा आ रहा है। मुसलमान ठीक हो रहा है, आरक्षण खत्म हो रहा है, सब तो ठीक ही हो रहा है और 5 किलो अनाज मिल जा रहा है, 500 रुपये मिल जा रहा है। अगर इस देश को ऐसे ही मज़ा आता रहा तो मुझे लग रहा है 5 साल 10 साल बाद चुनाव जो लड़ेगा उसमें कहेगा कि मैं ब्रह्मा का अवतार हूँ, दूसरा नेता कहेगा मैं विष्णु का अवतार हूँ, मैं बनूंगा तो सबके मंदिर बनाऊंगा, इसी पर राजनीति होगी। ये बहुत निराशाजनक है समाज के लिए। नोट पर लक्ष्मी गणेश की तस्वीर लगाने का जब प्रस्ताव आया तो उसके खिलाफ लोगों ने अपनी अपनी राय भी पेश की। ऐसे में कांग्रेस की ओर से मनीष तिवारी और बीएसपी के आकाश आनंद की ओर से ये प्रस्ताव आया कि क्योंकि आरबीआई की जो पूरी संरचना है वो बाबा साहेब के वजह से हो पाई थी, इसलिए कहीं ना कहीं अगर किसी की तस्वीर होनी चाहिए नोट पर तो बाबा साहेब वो प्रॉब्लम ऑफ इंडियन रूपी और तमाम चीज़ें लिखी हैं। लेकिन बाबा साहब के पास क्या वो क्षमता है कि उनका अगर रुपए पर फोटो छप जाए तो इकोनॉमी बूस्ट करवा देंगे? अरे बाबा साहब तार्किक आदमी थे भाई। वो कह रहे हैं ये मंदिर जाने वाली भीड़ जब स्कूल जाने लगेगी ये देश का बदलाव आ जाएगा। बाबा साहब तो किताब और कलम की बात करते थे, तर्क और वैज्ञानिकता की बात करते थे। तो बाबा साहब एक ये मंशा अच्छी है, होना यही चाहिए, लेकिन जो काम किया जा रहा है ना वो दरअसल किसी को सम्मान देने के लिए तो किया ही नहीं जा रहा है ना। उसमें बाबा साहब, अरे भाई शेर उनका जो बना था अशोक का स्तंभ, उसके साथ क्या कर दिया और उसको भी लोग डिफेंड कर रहे हैं। इस देश में किसी भी चीज़ को डिफेंड किया जा रहा है। ज़्यादा बड़ा नुकसान ये है। मैं तो कह रहा हूँ इस डिबेट में जाने की ज़रूरत ही नहीं है। अगर वाकई किसी की भाई अशोक का चिन्ह उसमें बना हुआ है, अब बाबा साहब की बात कर दो, लेकिन जानते खतरा क्या है कि जैसे ही हम ये कहेंगे कि हाँ बाबा साहब को नोट पर ले आओ, बाबा साहब को वो मूर्ति बनाओ, बाबा साहब, ये सब बीजेपी वाले और आरएसएस वाले कर देंगे। बाबा साहब को पढ़ाओ, ये नहीं मानेंगे। बाबा साहब की किताबें घर घर जाएं, इसको वो रोकेंगे। ये विचारों पर ताला और मूर्ति पर माला कहीं उस दिशा में न बढ़ जाए, इसलिए मैं इस डिबेट को ही नकारता हूँ। मैं कह रहा हूँ इस देश की समस्या इस समय नहीं है कि किसकी फ़ोटो, किसकी तस्वीर, किसकी चीज़ें हो। मैं बार बार कह रहा हूँ कि नई शिक्षा नीति में स्कूल कॉलेज विश्वविद्यालय बर्बाद हो गए। सरस्वती तो देवी हैं,
फिर क्यों इस देश में सरकारी स्कूल बर्बाद हो रहे हैं? प्राइवेट स्कूल का एम्पायर खड़ा हुआ है, लाखों रुपए आपके पास फीस है, आपके बच्चे अच्छे घरों में पढ़ लेंगे, आप सरस्वती की पूजा करते हो नहीं करते हो इससे फ़र्क नहीं पड़ेगा। अशोका गलगोटिया में किसके घर के बच्चे जा रहे हैं? एमिटी को, और ये DU JNU बर्बाद हो गया, विदेश जाएंगे बच्चे पढ़ने। ये जितने बच्चे पढ़ने जाएंगे वो सरस्वती को मानने वाले होंगे या जिसकी जेब में पैसा होगा? ये देश बदल के बर्बाद होता जा रहा है। और आप नाहक पढ़े लिखे नेता, आपसे ये उम्मीद नहीं थी कि आप लक्ष्मी, गणेश, राम और कृष्ण ये सब करोगे। ये तो इस देश में बहुत पहले से है। सबसे ज्यादा जिम्मेदार आप इस पूरी राजनीति के लिए किसको मानते हैं? मैं राजनीतिक पार्टियां, बिल्कुल नहीं करने वाले लोग? बिल्कुल नहीं, मैं इस सारी चीज़ों का जिम्मेदार इस मुल्क की आवाम को मानता हूँ। इस मुल्क की आवाम, हम जिस गांधी पीस फाउंडेशन पर खड़े हैं, यहीं से एक ज़माने में JP को पुलिस पकड़ कर ले गई थी, आधी रात को इमरजेंसी लगाई गई थी और पढ़ने लिखने और लड़ने वाले बोलने वाले लोग जेल में डाल दिए गए थे। लेकिन उसके बाद इस मुल्क का इतिहास बदला। मगर उस समय क्यों इमरजेंसी के खिलाफ जनता सड़क पे आ गई? आज की जनता तो घोर सांप्रदायिक बना दी गई है। आज लोगों को लगता है कि अच्छा तो हो रहा है, मंदिर मस्जिद में डिबेट हो रही है। मैं इसलिए चिंतित इस बात से हूँ, नेता की क्या बिसात है, नेता को वापस 5 साल बाद जनता के बीच में जाना पड़ता है। ये कम से कम भारत के संविधान ने इतना मौका दिया है इस मुल्क के आवाम को। देखिए, एक बात तो ये है कि जो हम ये कह रहे हैं ना कि बहुत बार बार इस तरह की बैठकें हो रही हैं, आज भी ये बैठक हुई कि भाई जी साईं बाबा को रिहा किया जाए और इनके साथ तमाम लोग जो एक तरह से राजनीतिक बंदी हैं, जो प्रोफेसर हैं, डॉक्टर हैं, वकील हैं, शोधार्थी हैं, विद्यार्थी हैं, उनको रिहा किया जाए। तो ये बैठकें बार बार होने से ठीक बात है, कई बार लगता है कि कोई रिज़ल्ट तो नहीं निकल रहा है और उल्टा ये हो रहा है कि अगली बैठक तक जाते जाते 2-4 और लोग जेल में चले जा रहे हैं, उनको भी छुड़वाने की बात हो रही है। लेकिन फिर मुझे याद आ रहा है कि जंग आज़ादी के वक्त भगत सिंह अपना एक टोली लेकर के चलते थे और इवन जब भगत सिंह फांसी पर चढ़ने को कबूल करते हैं कि नहीं, मैं ज़िंदा तो रहना चाहता हूँ लेकिन मैं ऐसे नहीं, गुलामों की ज़िंदगी नहीं, और मेरे लहू का एक एक कतरा इंकलाब लाएगा। ये बात कहते हुए भगत सिंह एक उम्मीद रखते थे कि भले ही हमारे सामने इसका कोई रिज़ल्ट नहीं निकल रहा है कि जिनके लिए हम लड़ रहे हैं उन्हें बचा पा रहे हैं या नहीं। जैसे हम लोकतंत्र के लिए लड़ते हैं, किसान जो बहुत सारे आंदोलन होते हैं वो फौरी तौर पर तो कुछ बचा लेते हैं, जैसे किसान आंदोलन ने अपने को बचा लिया, जैसे रोस्टर आंदोलन हमने किया तो रोस्टर बदल गया। लेकिन हम दरअसल अभी जो लड़ाई लड़ रहे हैं, एक लड़ाई है पूरे राज्य के दमन के खिलाफ, वो आदिवासियों के दमन के खिलाफ है, वो दलितों के दमन और शोषण के खिलाफ है, मुसलमानों के खिलाफ जो माहौल है उसके खिलाफ है। राजनीतिक तौर पे बंदी ये जितने लोग बनाए गए ये तो इसी बीच से है ना। भीमा कोरेगांव के मामले और नक्सल के आरोप के तहत ये सारे लोग जेल में हैं, प्रोफेसर साईं बाबा, हनी बाबू, अनंत तुबड़े। दूसरी तरफ उमर खालिद को कहा जा रहा है कि वो CNRC के समय दंगा भड़काने का काम कर रहे थे, और तमाम लोग आदिवासी जहाँ लड़ रहे हैं वहाँ आदिवासी जेल में। ये तो बड़े बड़े नाम हैं। मैं तो एक बात और कह रहा हूँ कि हज़ारों की तादाद में इस देश में राजनीतिक बंदी ऐसे हैं जिनका शायद हम नाम भी नहीं जानते, और उनकी बात करने वाला भी शायद कोई नहीं है। वो भी बेगुनाह होकर के, जैसे सोनी सूरी को तो हम जानते हैं ना, अब ये सोनी सूरी किस गुनाह की सज़ा पा रही थी, और बहुत सारे लोग तो ऐसे बरी हुए कि जिनको बाद में कोर्ट ने कहा कि इनके लिए तो कोई हम तय ही नहीं कर पाए। 20 साल बाद रिहा हो गए, 25 साल बाद रिहा हो गए, पता चला सब कुछ बर्बाद हो गया लेकिन कुछ बचा नहीं। इसलिए हम ये लड़ाई बेसिकली इसलिए लड़ रहे हैं कि इस मुल्क में ये ना लगे कि हक की बात करने वाले अब लोग ख़त्म हो गए, और ऐसा कभी होता भी नहीं है। लेकिन इस लड़ाई का हो सकता है कुछ दिन बाद असर मिले। सर, जब भी ऐसी आवाज़ें उठती हैं तो एक और इल्ज़ाम लगता है न्यायपालिका पर। न्यायपालिका को भी आप लोग कटघरे में रखते हैं, लेकिन अब तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि वो जितने भी हेट स्पीचेस हैं, जो इस तरीके की हेट स्पीचेस लगातार आती हैं, उस पर वो खुद से भी संज्ञान ले सकते हैं। हाँ, नहीं, बिल्कुल ठीक बात है। कभी कभी न्यायपालिका ऐसी बात करती है जिससे लगता है कि अच्छा वहाँ भी कुछ अच्छे लोग हैं, कोई अच्छा जज है, भाई सब खत्म नहीं हुआ है, सब धान 22 पसेरी नहीं है, उम्मीद बाकी है। जैसे 4 जज प्रेस कॉन्फ्रेंस करने के लिए बाहर भी आए थे, सड़क पर आए थे, मीडिया के बीच आए थे। ऐसा इस देश में पहली बार हुआ था। फिर पता नहीं क्या हो गया कि उन्हीं में से एक व्यक्ति जा करके कैसे कैसे फैसले सुनाया। आज क्या इस देश में न्यायपालिका जो सुओ मोटो लेती है, स्वतः संज्ञान, क्या उसे ये बयान नहीं दिख रहा है कि मुसलमानों से सामान खरीदना बंद कर दो, इनका आर्थिक बहिष्कार करो? क्या उन्हें ये बयान नहीं दिखा कि गोली मारो और जूते मारो की बातें कर जाए? क्या उन्हें ये बयान नहीं दिख रहा है कि गांधी को गाली दी जा रही हो? क्या ये बयान नहीं दिखा कि धर्म संसद के नाम पर हथियार तलवार लेकर के मुल्क की सड़कों पर उतर जाओ?
क्या सुप्रीम कोर्ट को ये नहीं दिख रहा है कि मस्जिद के सामने कैसे तलवार लहराई जा करके मुसलमानों को गाली दी गई? क्या सुप्रीम कोर्ट के जजों को ये नहीं दिख रहा है कि इस देश में घोर सांप्रदायिक माहौल बना दिया गया? आप क्रिकेट मैच इस देश में बहुत होते रहे हैं, बहुत कुछ होता रहा होगा, अब आप देखेंगे जैसे लग रहा है कि इतना नफरत भर गई है कि उस पर रील्स बना करके किसी के राष्ट्रगान का मजाक हो रहा है, किसी कुछ हो रहा है। मैं चिंतित इस बात से हूँ कि वो जो संस्थान ख़त्म हो रहा है। भाई सुप्रीम कोर्ट के जज आज रिटायर हो रहे हैं, कल उनको कोई और नई पोस्ट मिल जा रही है, जबकि यह तो पूरी प्रक्रिया में ही नहीं था। कॉलेजियम सिस्टम है, वो सारे कुछ कितने लोग हैं, रिजर्वेशन है नहीं वहाँ पर, किस कैटेगरी के कितने जज हैं, कितने दलित पिछड़े आदिवासी हैं, ये तो सवाल इस देश में कोई पूछ ही नहीं रहा है। एक कुछ परिवार के लोग सारे सुप्रीम कोर्ट के जज बने हुए हैं और अभी कई बनते जाएंगे। इसलिए जो ज़्यादा बड़ा नुकसान ये हो रहा है कि एक संस्थान जो लोकतंत्र को बचाने के लिए, संविधान की रक्षा के लिए, चुनी हुई सरकारों को बेलगाम होने से रोकने के लिए स्वायत्त रखा गया था, अब ऐसा लगता है कि वो स्वायत्त बचा ही नहीं है। वो चुनाव आयोग की तरह, वो CBI की तरह, वो जो है तमाम संस्थाओं की तरह अपना भरोसा खो रहा है। मुझे लगता है ये सबसे बड़ा खतरा है, ये नुकसान।